अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किए गए पिछले 5 साल के कामों को कैसे देखते हैं? देखो, जो भी काम है केवल जनता के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है और लॉलीपॉप भी पकड़ा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हो, सारी कमियां बताते हो, भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं। आपके नेता भी तो मिले हुए हैं, आपके नेता तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। ट्राइबल पार्टी के जो 2 टुकड़े हुए हैं, तो क्या पुराने विधायकों को फिर से बीटीपी अपने पास साथ पाले में बुलाएगी या फिर उनको अलग ही जैसे वो जा रहे हैं वैसे जाने दें? सवाल ये है कि क्या एक एमएलए ये सब कर सकता है? कहाँ गले लगाया है सर? आपके नेताओं के भाषण हैं, जो रैलियों में जो नारे सुनने को मिलते हैं, वो एक डर पैदा करते हैं। पार्टी तो वही है ना यार, आपको ये सवालों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। अलग क्यों करना है आपको? क्या दिक्कत? अभी क्या दिक्कत है? देखो, संविधान से चलाओगे ना देश, संविधान से तो अभी संविधान से ही तो चल। और बीजेपी बहुत सारी जगह ईसाइयों की मिशनरीज को रोक रही है। आदिवासियों को बैला पुसला करके जो ईसाई बना देते हैं, उनको रोकने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। तो उसमें क्या बुरा कर? 2020 में अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीटीपी ने खेरवाड़ा में एक इतना बड़ा कांड करा जो पूरे राज्य में शर्म का विषय बना। काकरी डूंगरी पे आपने पढ़ने वाले बच्चों को चढ़ाया, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए, फिर हाईवे जाम किया, फिर पूरा तांडव आपने मचाया। राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज हुई, खेरवाड़ा की बड़ी बदनामी हुई और लोगों का नुकसान हुआ लाखों करोड़ों का। फिर मुकदमे हुए, आपके सारे नेता चढ़ा के भड़का के भाग गए और फिर जो गरीब जनता का जो निर्दोष व्यक्ति था वो पुलिस के चक्कर काटता रहा, मार खाता रहा। काकरी डूंगरी का कांड भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कराया। 2018 में जो गलती भारतीय ट्राइबल पार्टी ने की, अब आप उसमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ला रहे हैं। और हम ये जनता जो है दोनों पार्टियों से थक चुकी है। और मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी जब चुनावी तैयारियां करती है तो अपने सैनिक मान लो एक तरह से, उनको बिठाती है वार्ड में प्रचार करने, दूसरी पार्टियों को घुसने ही नहीं देना है फलों में। तो क्या ये संवैधानिक अधिकार दूसरी पार्टियों का प्रचार करने का बीटीपी छीन करके देश में संविधान का राज, कानून का राज स्थापित करेगी? नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 इसी साल राजस्थान में होने वाले हैं। उससे पहले राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं तमाम सारी विधानसभा क्षेत्रों में। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर उनसे सवाल पूछेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारा कारवा पहुंचा है राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पिछले काफ़ी समय से सीधी टक्कर होती आई है, लेकिन 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने यहाँ पर तीसरे विकल्प के रूप में एक नई ताल ठोकी और लगभग 20,000 वोट यहाँ से उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी ने एकत्रित किए। मेवाड़ और वागड़ की सियासत में तीसरे मोर्चे के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी 2018 से उभर कर सामने आ रही है और उसी तरह खेरवाड़ा विधानसभा से 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो प्रत्याशी रहे वो आज हमारे साथ हैं। उन पर बात करेंगे 2023 के चुनाव को लेकर के क्या उनकी रणनीति है और क्या उनकी विचारधारा है। हमारे साथ है प्रवीण परमार जी। परमार साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। जोहार जी। परमार साहब, इतनी कम उम्र में 2018 का विधानसभा चुनाव आपने पार्टी से लड़ा, तो कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई और इतनी कम उम्र में एक विधानसभा लड़ना, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज पूरी उम्र खपा देते हैं तब उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन आप इतनी कम उम्र में विधानसभा के प्रत्याशी हो गए। ये राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। जब हम 2013 से हमारा एक सोशल मूवमेंट चलता था जी, सामाजिक मूवमेंट के से हम लोग गाँवों में और जा के हमारा जो लोगों को जगाते थे, उनके हक अधिकारों के लिए काम करते थे जी। तो हम जब ये लोगों को जगा रहे थे, हमें कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं भी राजनीति से, मुझे इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में और मेरे घर से कोई आज तक राजनीति में रहा भी नहीं है जी। तो हम लोग जब इतना अच्छा काम कर रहे थे, इसके बाद भी जब कांग्रेस बीजेपी के लोगों द्वारा हम लोगों को फंसाया जाता था, हम जो वकीलों से इनसे राय ली, उन्होंने बताया कि आपकी सुरक्षा तब हो सकती है कि आप किसी पार्टी से जुड़े होंगे, तभी आप बच सकते हैं। तब हमने हमारे गुजरात के अंदर छोटू भाई वसावा की पार्टी बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी को इस क्षेत्र में लाए। पार्टी का इस क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान के अंदर पार्टी का धीरे धीरे उदय होने लगा और हमने 2 विधायक हमारे जीते और हम लोग कम समय में आए थे जी। और खेरवाड़ा की बात करें, मैं जब चुनाव लड़ा तो हमने पहले दूसरा प्रत्याशी तैयार कर रखा था, पर होता ये है कि कांग्रेस बीजेपी ने अपने धन बल के उस आदमी को खरीद लिया। तब फिर मुझे अचानक वो नौकरी आपको चुनाव लड़ना पड़ा, आना पड़ा जी।
और आए, और हमको उस समय इतने युवाओं में पकड़ थी, बाकी दूसरे लोग हमको नहीं जानते थे, लेकिन मुद्दों के आधार पे हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने विश्वास करके हमको इतना वोट दिया था। 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले क्या प्रवीण परमार राजनीतिक किसी हिस्सा रहे, कहीं चुनाव लड़े, कोई राजनीतिक अनुभव आपका? देखो, मैं छात्र जीवन में जरूर राजनीति की थी मैंने। मैं यहाँ आवासीय विद्यालय खेरवाड़ा में पढ़ता था और चुनाव लड़ाने उस समय से, और जो भी हक अधिकार थे उस समय हमको हॉस्टल में जो मिलते थे, जो सुविधाएं मिलती थी, उसके लिए मैं आवाज उठाता था। एक बार हाईवे पे भी लेके उतरा था मैं पहले ही। अच्छा। तब से ही छात्र राजनीति में सक्रिय था। ये 36% आरक्षण वाला रिजर्वेशन की जो बात थी, उस समय भी मैं लड़ा, उन युवाओं के साथ में था, और अभी भी मैं जो युवाओं के साथ में, ये छात्र जीवन की जितनी भी हित की जो बातें थी उसके लिए मैं हर समय लड़ता रहता था। 2023 विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुके हैं। इस साल अंत में राजस्थान में चुनाव होना है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किए गए पिछले 5 साल के कामों को कैसे देखते हैं? देखो, जो भी काम है केवल जनता के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है और लॉलीपॉप भी पकड़ा है। आज आप देखोगे कि कई योजना ऐसी है। चिरंजीवी योजना का मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। भाई, चिरंजीवी में ये बता ऐसा रहे हैं कि भाई हम लोगों को मरने के बाद ये फायदा दे रहे हैं, ये फायदा, लेकिन कोई नहीं। अभी हमारे यहाँ पे डबाईचा गांव था, मिट्टी देने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। उस मामले में इन्होंने कहा था कि मुआवजा मिलेगा। आज वो केस ना इनके नेताओं ने देखे, किसी ने नहीं देखे। मेरा जनप्रतिनिधि जो है वहाँ से चुना गया, वो लेके उसको जयपुर जाता है। जयपुर जाने के बाद ये बात आती है कि चिरंजीवी योजना में ये लाभ नहीं है। अच्छा। केवल उन्होंने 7 लाख जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बताए, और जो जैसे कोई लोग टीबी से मर रहे हैं, दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं, गरीब हैं, कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, और आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलों को भी कमी है, स्टाफ नहीं है, तो मर तो रहे हैं लोग। अगर ये मुआवजा मिलता तो हम मान सकते थे कि सरकार की बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, हम एक चीज़ और देख रहे हैं, अभी गैस का कहा है, लेकिन गैस की योजना का अभी आप भी जाके देख लोगे तो रेट तो वही है। गैस एजेंसी वाला बोल रहा है कि घोषणा हुई है, आज तक धरातल पे लागू हुई नहीं कोई। और दूसरा, आप जैसे कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे जगह जगह थाने खुलवा दिए। पुलिस को टारगेट पूरा करना है, तो टारगेट पूरा करना है तो कोई भी आदमी जो देसी, हमारे जो प्रकृति के अंदर हम प्रत्येक प्रकृति पूजक हैं, देसी जो महुआ की शराब और ये बनाते हैं, तो उन लोगों को ला के टारगेट, उनका टारगेट पूरा किया जा रहा है। उसमें आज स्कूलें क्रमोन्नत हो गई, अध्यापक की कमी है, हॉस्पिटल खुल गए, सुविधाएं नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी आई थी इस एरिया में, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी को भी दोनों, उस समय भी हमारे दयाराम जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने बेच दिया उसको। मैं तो ये कहूँगा बेच दिया उन्होंने। आज हम देखते हैं कि आप लोगों में ये भी है, कई सड़कें बन रही और ये हो रहा है, लेकिन कभी ये देखा कि फायदा घर में पहुँचाया जा रहा है। भाई ठेकेदार है जी, दयाराम जी पे आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि आरोप नहीं, जो वास्तविक बात है वो बता रहा हूँ मैं कि भाई ठेकेदार है। अब भाई को मालामाल कैसे किया जाए? अच्छा। तो उसके लिए जो आप इस फील्ड में जाके देख लीजिए, जितने भी ठेके हैं, जो जितने भी टेंडर हुए, वो सारे टेंडर किसके? खुद के भाई के नाम पे टेंडर है। अच्छा। अब आप उस काम को देखिए, मैं कहता हूँ 2 से 3 साल में ये रोड सारे खत्म हो जाएंगे। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि दयाराम परमार साहब जो हैं वो उनके भाई को सारे टेंडर मिल रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, तो ये सही है ना, मैं गलत तो बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं है इनके बिल्कुल भी। तो बीजेपी पे आरोप है, दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। आप देखो हमारे डूंगरपुर में क्या हुआ, दोनों ने मिल के जिला प्रमुख बनाया कि नहीं बनाया? दर्शकों के लिए बता दें कि डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने चुनाव लड़ा। 13 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दम पर जीती, और बोर्ड बनाने के लिए 14 मेंबर की ज़रूरत थी। तो कांग्रेस और भाजपा के सदस्य कम थे, लेकिन दोनों ने मिलाकर बीटीपी को रोकने के लिए सरकार बना ली। निर्दलीय खड़ा करके कांग्रेस ने भाजपा का समर्थन किया, बीटीपी का समर्थन नहीं किया। सही कह रहा हूँ? हाँ, ये सही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता, आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हो, सारी कमियां बताते हो, भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं। आपके नेता भी तो मिले हुए हैं, आपके नेता तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों कांग्रेस की सरकार में शामिल है, दोनों बार कांग्रेस के साथ उन्होंने दिया। फिर जिला प्रमुख बनाना हो या फिर जो मुद्दे आप बोल रहे हो, उसमें आपको क्या अधिकार बनता है ये बोलने का कि भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं? क्योंकि आपके दोनों नेता तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं।
जैसे दोनों नेता हमारे आज कांग्रेस की गोद में जी। हैं। आपने बात बताई कि भाई दोनों कांग्रेस, लेकिन हमने जो पार्टी का हमारा जो व्हीप जारी हुआ था, जी। मुद्दों के आधार पर समर्थन देने की बात कही थी और हमने पहले ना कह दिया था कि नहीं देना है। जी। लेकिन वहाँ की जो जनता है, इस पार्टी में ये है कि पार्टी के पास पावर नहीं है। जी। वहाँ का जो सिलेक्शन प्रणाली है, जी। वहाँ की जो सिलेक्शन प्रणाली है वो उस एरिया, जैसे मेरे एरिया में, मेरे यहाँ की सिलेक्शन प्रणाली अलग होगी। मेरा चयन करेगी, मेरे को पार्टी टिकट नहीं देगी। अच्छा। टिकट देने का काम जो करेगा वो हमारे स्थानीय जो लोग होते हैं अच्छा। वो करते हैं। तो वहाँ की जो सिलेक्शन प्रणाली थी, इसको उसने कहा, उनके इशारे पे वो दोनों एमएलए आज कांग्रेस की गोद में है। बाकी पार्टी के हिसाब से नहीं है वो। पार्टी ने व्हीप जारी किया, इसके बाद नोटिस भी दिया, तो सिलेक्शन प्रणाली जिधर ले जाएगी जी। उधर उन दोनों को एमएलए को जाना है। बीच में ये भी खबर आई कि बीटीपी के दोनों विधायक उनके प्रदेशाध्यक्ष का फोन नहीं उठाते, दोनों उनके कहने में नहीं है, अपने मन से चलते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। क्या कहना है इस पर? तो ये बात तो सही है, वो जो भी बात आ रही है आपके सामने, फोन नहीं उठाना ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी काम हो रहा है आजकल, जो भी काम हो रहा है वो हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली वहाँ तय करेगी। तो सिलेक्शन प्रणाली के हिसाब से चलेंगे वो। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इनकी बात तो वो नहीं मानेंगे। वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ये जनता, भाई जनता की बीटीपी एक विचारधारा, एक सी पार्टी है जो आम लोगों को साथ में लेके वहाँ के स्थानीय लोग जो तय करे, हाईकमान तय करेगा, वो नहीं मानेंगे। नहीं तो पार्टी की भी तो एक रीति होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके तो रणनीति चलती है। देश विस्तानी मुद्दे की आप कह रहे हैं जनता, तो ऐसे तो फिर आपके जो दोनों एमएलए हैं वहाँ की जनता कह रही है कि आपको गहलोत साहब के साथ रहना है, पार्टी एक अलग व्हीप जारी कर रही है कि आपको इनका साथ नहीं देना है, तो फिर ये तो फूट नजर आती है ना लोगों में। हमने व्हीप जारी करके समर्थन की बात नहीं, हमने व्हीप जारी करके बताया था कि भाई अगर आप समर्थन दे रहे जी। हैं तो मुद्दे आधारित दें। जी। और पार्टी की आप बात करें, जब पार्टी का भी प्रोटोकॉल होता है, जी। प्रोटोकॉल के तहत हमने जो भी कार्रवाई करनी थी हमने कर दी। जी। लेकिन वहाँ की जनता के सामने हमने वादा किया था जी। कि हम सिलेक्शन प्रणाली को मानेंगे, हम जनता की आम राय को मानेंगे, तो दोनों एमएलए ने वो किया वहाँ। इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो 2 टुकड़े हुए हैं, तो क्या पुराने विधायकों को फिर से बीटीपी अपने पास साथ पाले में बुलाएगी या फिर उनको अलग ही जैसे वो जा रहे हैं वैसे जाने देगी? ये हमारा घर का झगड़ा है, इसको हम चुनाव के एंड में निपटा देंगे। खेरवाड़ा विधानसभा के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसमें प्रवीण परमार को लगता है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों नहीं कर पाई, और अब आपको अगर मौका मिलेगा तो आप करेंगे? देखो, हमने अभी जो हमारा कैंपेनिंग चल रहा है गाँवों में और हम हर जगह जा रहे हैं, जी। तो घोड़ासर का जो पानी है, पिपली होते हुए जो ये 2003 के अंदर एक रोड मैप भी बना था इसका पूरा, जी। तो एक घोषणा थी बहुत बड़ी, कहा था कि घोड़ासर का पानी है वो पिपली होते हुए बिलक से पूरे केसरिया जी को मिलेगा, और केसरिया जी से गरनाला और कल्याणपुर तक की बात चली थी। जी। आज तक वो नहीं हुआ, लेकिन हम आएंगे। पहले हम हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और खेती पे किस तरह से खेती को कैसे वापस विकसित किया जाए उस पे काम करेंगे। तो पहला हमारा काम होगा पानी पे कब्जा। तो हम पहला काम जो है, जो भी डैम है उनकी नहरों को जो सीपेज हो गई है उनको फिर से रिपेयरिंग करके और सही करके, और आम लोग जो गांव हैं हर गांव में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। कागदर का जो पानी है आज टोकर और सेमारी तक जो जा रहा है, जामुड़ा तक जो जाता है ये पानी, आज हम देखते हैं सारी नहरें टूट गई, किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। फिर गोदावरी का जो पानी है, गोदावरी का पानी भी आसपास के लोगों को नहीं मिल रहा है और खेरवाड़ा को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी लीकेज है तो पानी बहता रहता है और उस पानी का कोई उपयोग नहीं। ढिकवास बांध जो बना हुआ है, ढिकवास का पानी भी हम देखते हैं, तो वो मेरा काम ये है कि मैं हर जो बोल रहा हूँ एक बार पहले जाके मैंने पता किया है, पानी मैंने देखा पूरा उस नाले में ही जा रहा है और उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ढिकवास बांध का पानी जो है मगरा के आसपास जो भी लोग हैं उनको भी मिलेगा, और बालवाड़ा से लगा के ये हरसावाड़ा और उधर जो पंचायतें आती है वहाँ तक नया गांव की जो आधी पंचायत है उससे पानी मिल सकता है। और दूसरा जो हमारा एक सबसे बड़ा नया गांव ब्लॉक में एक बांध और है, झाजरी का बांध। झाजरी बांध का पानी जो है वो बांध तो हमारे इलाके में बंधा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को फायदा नहीं है। उस पानी का जितना भी फायदा हो रहा है वो गुजरात वालों को हो रहा है। तो हम चाहेंगे उस पानी को ग्रेविटी के माध्यम से पाटिया, बलीचा और ये आसपास कंदबई तक पानी हम वो ला सकते हैं, ये हमारी योजना है। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा बड़ा, आज कोई भी है तो टोल टैक्स जो लग रहा है स्थानीयों को नहीं लगे, हम टोल के लिए आवाज़ उठाएंगे। और टोल में हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे नौकरी करने वाले हैं सारे बाहर के कर्मचारी भरे हुए हैं, कोई स्थानीय को रोजगार नहीं है। और हम दूसरा भी इस बेल्ट में देख रहे हैं
बस जैसे सरकारी कर्मचारी की भी मैं बात करूं तो टीएसपी एरिया है, टीएसपी में सारे नॉन टीएसपी के लोग भर रखे हैं। अच्छा, तो नॉन टीएसपी के लोगों को यहाँ से बाहर करके उनके एरिया में भेजा जाए। एक बड़ा आरोप ये है कि बीटीपी के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे आपने जो मुद्दे गिनाए, क्या ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एमएलए के बस में है? आप कितनी सारी नहरों का पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, कितने सारे नहरों का पानी गाँव में पहुँचाने की बात कर रहे हैं, क्या एमएलए अकेला एमएलए अपने दम से इतना सारा करवा सकता है, या फिर इसमें आपको सरकार का सहारा लेना पड़ेगा? फिर आप अकेले होंगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, फिर कहेंगे सरकार नहीं थी इसलिए नहीं करा पाए। देखिए अभी मेरा सवाल ये है कि क्या एक एमएलए ये सब कर सकता है? कर सकता है, उसमें इच्छा शक्ति पे, उसमें अगर काम कराने की ललक है और सरकार से भिड़ने का जज्बा है तो करा सकता है। आज हमारे राजकुमार जी को देख लो, जब वो स्टार्टिंग में जीते और उन्होंने जो वादा किया था कडाना का पानी वो घेजी घाटा चढ़ाऊंगा, चढ़ा दिया वो पानी। और चढ़ाया, लोग कहते थे कि भाई जो हेडपंप नहीं खुदा सकते हैं वो लोग बात कर रहे हैं कि हम कडाना का पानी, तो वो पानी चढ़ाया। आज सबसे ज़्यादा बजट ले गए बीटीपी के दोनों एमएलए ले गए। तो जो सिटिंग यानी जिस पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष का एमएलए नहीं करा सकता। हमारे दयाराम जी को देख लो, कितना करोड़ लाए, एक जब वो 700 करोड़ लाए थे तब ये 4 करोड़ लाए थे। अच्छा, प्रवीण परमार से एक सवाल ये बनता है कि एसटी की ट्राइबल सारी सीटें जो है वो रिजर्व है, भले कोई सी भी पार्टी का एमएलए बनना तो किसी आदिवासी को ही है। फिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने बीटीपी चुनी, और कांग्रेस भाजपा में भी अगर आप जाते और वहाँ से भी अगर आप काम करते तो आप एमएलए बन सकते थे? देखो दोनों जो पार्टियां हैं, इस पार्टियों में देखो दयाराम जी ने आज तक जब से वो जीते हैं, वो पहले बगावत करके शुरू में भी उन्होंने जब कहते हैं मैंने देखा नहीं है तब मेरा जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं जब इनके बड़े बुजुर्ग जो भी इनके साथी हैं उनसे मैं मिला तो उन्होंने यही बोला कि भाई इन्होंने पहले भी बगावत करी थी कांग्रेस से और एमएलए भी बने निर्दलीय। अभी भी वो एक धमकी देते हैं अगर मेरे को टिकट नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। यानी उन्होंने अपने अलावा किसी दूसरे आदमी को पनपने नहीं दिया। कई ऐसे युवा उनके साथ लगे थे, आज कोई भी बता दो प्रधान तक नहीं बनने दिया। तो ऐसा प्रधान बनाया उन्होंने, हर बार ऐसा प्रधान दिया कि वो उनके रिमोट कंट्रोल से चले। परमार साहब पर बड़ा आरोप है कि उन्होंने सेकंड लाइन पॉलिटिशियन को पनपने नहीं दिया खेरवाड़ा में, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके खिलाफ भी जा सकता है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को पनपाया जो उनके हाथ में रहे। बिल्कुल सही। ये ट्राइबल पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या पिछले 2018 में जिस प्रकार के नारे हमने सुने, जिस प्रकार का एजेंडा लेकर के पार्टी चली, क्या वही लाइन लेंथ रहेगी या उसमें कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा? अब की बार हमारा जो हमने जो काम करेंगे हम विकास के मुद्दे पे काम करेंगे। और जो एक बार हमारे पे लगातार आरोप लगते हैं कि भाई बीटीपी जो है जातिवाद का जहर बोल रही है, हमने ना तो कभी जातिवाद किया है, ना हमारे साथ में जितने जो भी लोग हैं, जो भी आना चाह रहा है हमने उसको गले लगाया है। और कहाँ गले लगाया है सर? आपके नेताओं के भाषण हैं, जो रैलियों में जो नारे सुनने को मिलते हैं, वो एक डर पैदा करते हैं दूसरी समाज में। भाई पार्टियों के कई प्रोग्राम में आपने ऐसा देखा हो? बिल्कुल पार्टियों के प्रोग्राम है, मैं आपको वीडियो बता दूंगा। जो आपके सबसे बड़े नेता जो सांसद ही लड़े हैं उनके नारे सुन लो आप। वो सामाजिक व्यक्ति है, जो आप कह रहे हो कांति भाई को कह रहे हो, लेकिन उनका अलग मैटर है। हम लोग हमारे एरिया का कह रहा हूँ। पार्टी तो वही है ना यार, आपको ये सवालों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। वो पार्टी में नहीं, उन्होंने सामाजिक व्यक्ति है। लोकसभा का जब नामांकन करने गए बांसवाड़ा कलेक्टर के सामने उन्होंने भाषण दिया, सारे जनरलों को यहाँ से भगा देंगे। वो उनका लुकआउट है, मेरा नहीं है। मैं तो पार्टी के बड़े नेता हैं आपके? नहीं है पार्टी में, पार्टी के सदस्य तक नहीं है वो। कांति भाई चुनाव पार्टी के सदस्य नहीं है आप? नहीं है, वो सामाजिक व्यक्ति थे और सामाजिक व्यक्ति को हमने वहाँ की जनता की आमराय से टिकट दिया था, वहाँ की सिलेक्शन प्रणाली ने तय किया था। बीटीपी पे आरोप है जातिवादी पार्टी तो बीटीपी है, क्योंकि पिछले जो 5 साल आपके रहे या उससे पहले जब आपने प्रचार किया सिर्फ आपने आदिवासियों की बात की। एक नया सिफू का आपने छेड़ा, बिल प्रदेश बनाएंगे, यहाँ से सारे जनरल को भगाएंगे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को तोड़ के एक नया प्रदेश बनाएंगे और उसमें सिर्फ हमारे भील के लोग रहेंगे, हमारे आदिवासी रहेंगे, दूसरे किसी की कोई जगह नहीं है। सब 1900 कांति भाई कहते हैं कि 1930 के बाद आए, 20 के बाद आए, 50 के बाद आए, इन सबको भगा देंगे। मूल आदिवासी हम निवासी हैं और ये हमारा ही प्रदेश होगा। क्या बीटीपी के 1-2 एमएलए मिलके किसी नए राज्य का निर्माण कर लेंगे? इतनी ताकत है? जो भील प्रदेश अलग स्टेट की मांग जो है वो तो पहले से हमारे जो पूर्वज थे वो करते हुए आ रहे हैं और वो मांग कोई गलत नहीं है। उसमें ये है
कि यहाँ के लोगों को नहीं भगाया जाएगा। हम भी यहाँ राजस्थान में रहे तो क्या ये राजाओं का राजपूताना यानी राजाओं का और राजपूत का प्रदेश है, खाली राजपूत ही रहेंगे, ऐसा हुआ क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ ना, फिर बीटीपी ऐसे नारे क्यों लगाए? नहीं, हमने कभी बीटीपी ने नहीं लगाए। ये उनका अलग हो सकता है, वो सामाजिक व्यक्ति है और कांति भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के हिसाब से वो दे सकते, उनका अलग। भाई हम पार्टी के पदाधिकारी, हम किसी वेलाराम जी हो जो भी पदाधिकारी, हमने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो तो आप बता दीजिए कि हम किसको भगाएंगे? आप कहना है कि बिल प्रदेश बनेगा तो उसमें दूसरी पार्टियों, दूसरी कास्ट के लोग हैं, उनके लिए भी जगह है और वो भी यहीं रहेंगे। बिल्कुल, सब किसी को भगाएंगे नहीं आप? नहीं, हम सभी 36 कौमों को साथ में लेके चलेंगे विकास के लिए। भाई अलग स्टेट बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अलग स्टेट में आप सब जगह आप लोगों के लिए रहेगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे बन सकता है अलग बिल प्रदेश? आज इस कैमरे पे विधानसभा खैरौड़ा की जनता भी ये समझना चाहती है कि बिल प्रदेश बनाने की जो बीटीपी बात करती है, क्या उसका प्रोसेस है संवैधानिक, कैसे बनाया जा सकता है, और क्या 2, 3, 4, 5 या 10 एमएलए मिलके इतनी बड़ी मांग पूरी कर सकते हैं? नहीं, जैसे बिल प्रदेश की जो मांग है, हम गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के जितने भी जो शेड्यूल एरिया जितना भी है, शेड्यूल एरिया के एमपी एमएलए जितने भी बनेंगे वो एक साथ अपनी मांग उठाते हैं तो ये मांग पूरी हो सकती है। लेकिन हमारे सारे जो एमएलए हैं, मैं ये कह दूँ हम माना कि हमारे यहाँ के 3 से 4 एमएलए राजस्थान के जीत के चले गए, ये मांग करेंगे तो नहीं है। यहाँ की गुजरात के और ये शेड्यूल एरिया, मतलब जो एरिया आपने नक्शा जारी किया है वहाँ सारे एमएलए आपके होने चाहिए। सारी सीटें एसटी रिजर्व है? सारी सीटें रिजर्व है। तो वो सारे एसटी रिजर्व के एमएलए जीतेंगे सारे प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। वहाँ जो एसटी ट्राइबल ने जो बिल प्रदेश का नक्शा जारी किया है, वहाँ सारे एसटी के एमएलए एक साथ जीतेंगे और एक साथ जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करेंगे, और वो पार्टियां जो सत्ता में होगी चाहेगी तो बिल प्रदेश बनेगा। हाँ, सही कह रहा हूँ? सही है। जो सत्ता में होगी तो वो देंगे। पर ये जो मांग है हमारी, ये कोई हम नई मांग नहीं, बीटीपी की मांग नहीं है ये जो मांग है हमारे पहले अंग्रेजों के टाइम में भीलखंड हमारा अलग हुआ करता था, उस भीलखंड को हम वापस एक करके अलग स्टेट। अलग क्यों करना है आपको? क्या दिक्कत? अभी क्या दिक्कत है आपको? देखो, संविधान से चलाओगे ना देश? संविधान से तो अभी संविधान से ही तो चल रहा है। अभी संविधान से चल रहा है, लेकिन हमें दिक्कत हो रही है। क्या मेरे खैरौड़ा का आदमी जयपुर जाने में कितना टाइम लगता है? ये क्या बात हुई? खैरौड़ा में तो दूसरे भी रहते हैं, वो तो सब जाएंगे। जो विकास है, आप दिल्ली से देख रहे हो, यहाँ विकास आते आते, यानी विकास का जो भी फंड है बर्फ के समान है, यहाँ आते आते पिघल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भाई योजनाएं बने वो भिल प्रदेश में बनेगी और भिल प्रदेश से धरातल पे लागू होगी। हम बीटीपी एक नए कोड की भी बात करती है, ठीक है, हिंदू धर्म से लोगों को अलग करती है। आदिवासी समाज जो है वो हमेशा से, मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रभक्त रहा, कहीं पर बगावत देखने नहीं मिली, खासकर आदिवासी समाज से। पौराणिक कथाओं की बात करें तो भगवान राम के समय भी आदिवासी समाज उनके साथ था। भगवान राम ने शबरी हो या फिर उनका जो केवट मित्र हो वो आदिवासी भील समाज से था, और भगवान राम ने उनको अपने गले से लगाया। फिर महाराणा प्रताप के समय में जब मुगलों से जब हमारा देश संघर्ष कर रहा था, उस समय भी महाराणा प्रताप की सेना में भील सबसे आगे थे। फिर बीटीपी कौन, ये क्या माहौल पैदा कर रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसे अलग करना है? ये क्या आप हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? देखो, बीटीपी ने ये कभी धर्म को बांटने पे काम नहीं किया है। आदिवासी का जो 1950 के पहले 52 की जनगणना में आप देखो, हमारा अलग सेपरेट धर्म जो कॉलम था वो था, तो उसको जो खत्म कर दिया, उसको पुराने को वापस लागू कराने की बात कर रहे हैं। और इससे हम न हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, न मुस्लिम को टारगेट है, न ईसाई को, किसी से हमारा कोई लेना। हम सबको साथ में लेके, लेकिन हमारा जो संस्कृति जो हमारी है उसको सुरक्षित करके चले। क्योंकि आज हमारे लोग जो हैं, कई लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, कई लोग ईसाई में भी गए, कई लोग आप देखोगे मुस्लिम में भी चले गए। तो आदिवासियों का जो धर्मांतरण हुआ है, आरएसएस और बीजेपी बहुत सारी जगह ईसाइयों की मिशनरीज को रोक रही हैं। आदिवासियों को बैला फुसला करके जो ईसाई बना देते हैं, उनको रोकने का काम बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। तो उसमें क्या बुरा कर रहे हैं? भाई आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आदिवासियों का धर्मांतरण ना हो? नहीं, हम तो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हमारा विकास हो ये चाहते हैं। हम किसी को धर्म में, हमारे लोगों को हम रोकने के लिए कभी बात नहीं। हम धर्म से हमारा कोई लेना, कोई आस्था के नाम पे मंदिर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उसकी संस्कृति नहीं भूले, उसकी परंपरा नहीं भूले। मंदिर के नीचे बनी हुई परंपराओं से आपको ऐतराज है? हाँ, धर्म से आपको ऐतराज नहीं? धर्म से कोई ऐतराज नहीं।
बीटीपी का कोई कार्यकर्ता अगर मंदिर जाना चाहे, किसी धार्मिक शोभा यात्रा में शामिल होना चाहे, कोई दिक्कत नहीं? कोई जा रहे हैं हम तो। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत। फिर आपके नेता रैलियों में ये क्यों कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है? हमारी रैली में किसी नेता ने बोला, बताइए वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वीडियो है प्रवीण जी, आपके मना करने से नहीं चलेगा, बहुत वीडियो सामने आते हैं। अभी जैसे चुनाव की और गर्मी चढ़ेगी, आपको और वीडियो देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको भी बोलना पड़े। देखो, सामाजिक व्यक्ति है, वो समाज के हिसाब से ये बोले। पटका लगा के ये पट्टा लगा के अगर कोई किसी ने ये मैं भेजूंगा आपको वीडियो, भेजिए, बिल्कुल भेजिए। 2018 का जो चुनावी प्रचार था उसमें बीटीपी ने जबरदस्त माहौल बनाया। ये बात वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में खलबली थी, अपने परंपरागत वोटों में गिरते ग्राफ को देखकर वो चिंता भी थी, लेकिन बीटीपी ने अपने 2 एमएलए जिता लिए। हो सकता है 2-3 एमएलए उनके बहुत कम मार्जिन से हारे, 3-4 भी हो सकती थी ये संख्या। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दोनों एमएलए जाकर के कांग्रेस के साथ मिल गए। दोनों टाइम में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बिल्कुल कहने में चले दोनों। तो फिर फायदा क्या हुआ जनता को? अपनी एक अलग विचारधारा, अलग इतना माहौल, जो इतना आपने तनाव देखा पूरे क्षेत्र ने, फिर इसका क्या फायदा हुआ? देखो, बीटीपी के जो 2 एमएलए थे वो वहाँ के जो सिलेक्शन प्रणाली का मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ की सिलेक्शन प्रणाली ने तय किए थे। अब पावर सेंटर जो था वो सिलेक्शन प्रणाली के पास था न। मैं यहाँ खेरवाड़ा में बैठ के मैं भी तय नहीं कर सकता हूँ भाई आप किधर जा रहे हैं, और न ही वेलाराम जी डूंगरपुर में बैठ के उन दोनों एमएलए को समझा सकते। उनके क्षेत्र के जो लोग जिन्होंने मेहनत की थी, वही लोग ने तय किया कि भाई आपको हमारे मुद्दों पे, और उन्होंने काम करवाए और मुद्दों आधारित उन्होंने समर्थन दिया। 2020 में अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीटीपी ने खेरवाड़ा में एक इतना बड़ा कांड करा जो पूरे राज्य में शर्म का विषय बना। काकरी डूंगरी पे आपने पढ़ने वाले बच्चों को चढ़ाया, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए, फिर हाईवे जाम किया, फिर पूरा तांडव आपने मचाया। राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज हुई, खेरवाड़ा की बड़ी बदनामी हुई और लोगों का नुकसान हुआ लाखों करोड़ों का। फिर मुकदमे हुए, आपके सारे नेता चढ़ा के भड़का के भाग गए, और फिर जो गरीब जनता का जो निर्दोष व्यक्ति था वो पुलिस के चक्कर काटता रहा, मार खाता रहा। काकरी डूंगरी का कांड भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कराया। देखो, काकरी डूंगरी का जो कांड हुआ है, उनकी जो 1167 लोगों की जो मांग, जो शिक्षक भर्ती की मांग जो थी, तो शिक्षक भर्ती में जब उनकी जब डिमांड थी, कांग्रेस ने 2 बार उनके साथ समझौता किया कि भाई हम आपकी मांग इतने टाइम में पूरा कर देंगे। अब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, हमने तो चढ़ाया नहीं, वो युवा चढ़े, लेकिन जो युवा है उसको कांग्रेस बीजेपी यही चाह रही है कि तो बीटीपी का है, तो उन लोगों को चढ़ा के वहाँ के नेता गए, वहाँ भाषणबाजी की, उसके बाद माहौल बिगड़ा। देखिए, हमारे नेता गए हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी नेता जैसे 2 एमएलए को छोड़ के कोई दूसरा पार्टी का नेता, उसका वीडियो वायरल हो, मेरा खुद का वीडियो वायरल हुआ, मुझे बता दो। अब बीटीपी के किसी नेता का नहीं हुआ, चाहे वेलाराम जी हो, वेलाराम जी जो सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता और पार्टी भी नहीं ले सकती। सामाजिक व्यक्ति जब पटका डालेगा किसी पार्टी का, तो फिर वो जवाबदेही तो होगी। आज प्रवीण परमार बीटीपी का पटका डाले हुए हैं, कल कोई कांड करेंगे तो दूसरा व्यक्ति ये कैसे के पल्लू झाड़ेगा कि ये तो सामाजिक उनका काम है, उन्होंने कर दिया, पार्टी का कोई रोल नहीं है। पर जो पार्टी के हैं, आप जिसको कहना चाह रहे हो, नाम बताइए, ये लोग थे इन्होंने भड़काया। चढ़े सब गए, बीटीपी के बड़े नेता गए, दौसा से आपने लोगों को बुलाए। नाम बता दीजिए कि आप कौन बीटीपी का नेता जो ऊपर चढ़ा। वो तो वीडियो सबके सामने है, सबने देखा, मैं अपने मुंह से क्या नाम बताऊंगा। तो पर वो सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं है। और काकरी डूंगरी जो कांड हुआ, अगर सरकार इस मांग को पूरा कर देती और मालवीय जी, ताराचंद जी भगोरा, दिनेश जी खोडनिया, इन्होंने टीम को भेज के मामले को उकसाया और हाईवे पे उतारने का काम जो किया है वो खोडनिया जी ने और मालवीय जी ने किया। और उतार के लोगों को, जब हमको कहा गया कि भाई भीड़ को कैसे कंट्रोल किया, मेरा जब खेरवाड़ा धधक रहा था, अगर मेरे में जातिवाद होता, मैं ये चाहता कि मैं खेरवाड़ा को ख़त्म कर दूं, मैं यानी जनरल को ख़त्म कर दूं। आप बताइए, कोशिश तो करी उन्होंने, गलियों में घुस गए, लोगों की लूटपाट की, दुकानें लूटी, लोग डरे, बच्चे रोए। अब लोग रोए तो भी देखो, इतना होने के बाद मैं चलती हुई सरकार के साथ जब मीटिंग हो रही थी रघुवीर जी के वहाँ, सभी नेता वहाँ बैठे हुए थे। जब मुझे भेजा जाता, तेरा खेरवाड़ा जल रहा है, हमारे एमएलए साहब ने ना कह दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। ऐसी आग लग रही थी, धधकती आग में कोई लोग नहीं निकले, ना नानालाल जी आए, ना दयाराम जी आए, कोई ने अगर खेरवाड़ा की सुरक्षा के लिए कोई अगर निकला हो, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैं उस आग में कूद के गया हूँ और खेरवाड़ा को बचाने का काम किया, रोका लोगों को। रोकने के बाद भी मेरे पे 25 मुकदमे होते हैं
और मुझे भी गिरफ्तार किया जाता है जी। और गिरफ्तार करके मेरे साथ भी रिमांड जब होती है और मैं जब मामला शांत हो गया है, मैंने जो पुलिस महकमा था उसको भी कहा मामला शांत हो गया है और हम इसको संभाल लेंगे। इसके बाद जब गोलियां स्टार्ट होती है और 2 हमारे भाई मरते हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, वो कभी कभी ये भी कहते हैं भाषणों में कि भाई प्रवीण मेरा घर जलाने आया था और मैं उसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो उन्होंने गहलोत जी को फ़ोन करके, जब मामला शांत हो गया है तब उन्होंने फ़ोन करके गहलोत जी को फ़ोन करके बोला कि भाई अब मामला शांत नहीं हो रहा है, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, इस तरह के बात बोल के 2 हमारे निर्दोष भाइयों को मरवा दिया। मरवाने के बाद जब मैं अंदर हूँ, जब ये कह रहे हैं कि भाई प्रवीण घर चलाने आया, जब मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, इसके बाद भी मेरे पे आरोप लगते हैं कि प्रवीण घर जला रहा है। इसके बाद जो मामला जो बिगड़ा, केसरिया जी में लोग घुस गए, अगर मेरे को गिरफ्तार नहीं करते उस टाइम में तो खेरवाड़ा यहाँ के लोग नहीं आते। वहाँ पे जब 2 लड़कों आपको गिरफ्तार नहीं करते तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती। नहीं बिगड़ती, मैंने संभाली है। स्थिति संभालने के बाद कि मेरे को धोखे से बुला के अंदर किया, क्योंकि मैं तो संभालने के लिए काम कर रहा था। आप ये बताओ कि ऐसा भाई सिटिंग एमएलए थे, वो भी आके रोक सकते थे, भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ी और मुझे मार भी खानी पड़ी है, लोगों की गालियाँ भी सुनी है। यहाँ तक कि जो लड़के मरे हैं, कहीं गोली मेरे पे भी हो सकती है, मुझे भी मारने की। जब मुझे गिरफ्तार करके लाया गया तो मेरे को ये भी बोला गया गाड़ी से उतर जाओ, आप भाग जाओ। पुलिस ने कहीं डराया और कहीं ने ये भी कहा शूट कर दो, इसको शूट कर दो, लेकिन मैं जान की परवाह किए बिना खेरवाड़ा की रक्षा के लिए हर समय तैयार था और आज भी तैयार हूँ। बड़ा कांग्रेस का परंपरागत सीट है, यहाँ पर एसटी समुदाय, डॉक्टर दयाराम परमार एक बड़ा कांग्रेस की चेहरा हैं, पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन के दम पर जो पन्ना प्रमुख तक की बात करते हैं, यानी 1 पेज तक उनका कार्यकर्ता बन चुका है। इतनी मजबूत स्थिति है दोनों की। पिछली बार भी आपको कुछ खास वोट मिले नहीं, केवल 20,000 वोट मिले, यानी कि यहाँ से जीतने के लिए लगभग 1 लाख वोट चाहिए और आपको मिले केवल 20,000। तो ये 80,000 का फासला इस बार प्रवीण परमार कैसे तय करेंगे? क्या रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि भाई कांग्रेस का परंपरागत वोट है और दयाराम जी बड़ा चेहरा है, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसका रिटायर्ड होने का फिक्स टाइम होता है, एज लिमिट होती है, 60 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाता है। अब जनता चाहती है कि दयाराम जी को, वो जीत पे अड़े हुए हैं, लेकिन इनको अब आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी भाई हर फील्ड में भी जाके थोड़ा जो गलत तरीके से लोगों को बात कर रहे हैं और हर किसी पे गुस्सा करना, तो अभी उस भाई दयाराम जी, हम भाई फैमिली से कोई वो नहीं है, तो उनको रेस्ट दिलाने के लिए अभी जनता ने ठान लिया है, अब की बार वो रेस्ट करेंगे अगर वो टिकट लेके आते हैं तो। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी में पन्ना प्रमुख तक आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ नफरतता की राजनीति की है लेकिन सरकार की नीति और दोनों सरकारों की नीति देखो ना, आज तक मुआवजा नहीं मिला। एक कार्तिक भील था, वो मारा गया, उसका भी मुआवजा नहीं मिला सही ढंग से। यानी जातिवाद का जो जहर है वो हम कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है? हत्या में जाति ढूंढना दूसरी पार्टियों का काम है, मतलब भाजपा कांग्रेस हत्या में भी जाति ढूंढ रही है, मुआवजा देने में पक्षपात कर रही है। यही है अभी भाई जो भी लोग हमारे यहाँ पे भी शहीद दो बेचारे काकरी डोगरी में लड़के मर गए, उनको क्या मिला? अगर इस जगह दूसरे जो आंदोलन हुए उनको कितना मुआवजा मिला? उनको मृतक आश्रित को नौकरी मिली, आज तक बच्चे के किसी भी उनको नौकरी नहीं मिली है। भारतीय ट्राइबल पार्टी की क्या तैयारी है प्रवीण परमार की 2023 विधानसभा चुनाव लेकर के? संगठन के रूप में क्या, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं? जैसे हमारे विधानसभा में 327 जो बूथ हैं, टोटल बूथ हैं, तो बूथ लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं। और जो हमें ये एक दिक्कत आ रही है कि जातिवाद वाला जो कलंक लग रहा है हमारे पे, तो जो लोग हमारे टच में हैं, दूसरे ओबीसी के हैं और जनरल समाज के हैं, जो इस बात को हम वास्तविक जो बात है हमारी समझा पा रहे हैं और उनको मुद्दों आधारित, और हमारे साथ जो अभी हम देख रहे हैं ओबीसी का काफ़ी युवा जो कांग्रेस बीजेपी दोनों से नाराज़ है, और अभी तीसरा विकल्प ही लोग चाहते थे, लेकिन तीसरे विकल्प में यही दिक्कत आ रही थी कि जो एक गलत प्रचार हो रहा था, जातिवाद जातिवाद जातिवाद, उसको हम लोगों के बीच में भी लेके जा रहे हैं कि भाई हम जातिवादी राजनीतिक पार्टी नहीं है। कोई भी राजनीति
पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो किसी जाति समुदाय से नहीं होता है, संवैधानिक तरीके से जो, तो हम संवैधानिक तरीके से चलते हुए अभी हमारे 327 बूथ है, मैं 327, मैं आप झूठ नहीं बोलूँगा, 327 बूथ पे हमारा काम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं की जो टीम है, तो उसमें हम लोगों ने 4000 ऐसे लोग जो तैयार कर रखे हैं। ठीक है, अभी हमें पूरा भरोसा है और दोनों पार्टियों से लोग नाराज हैं और विशेषकर दयाराम जी से लोग इसलिए नाराज हैं कि किसी को मौका नहीं दिया और उधर अभी इनका जो काम है केवल ये सेमारी से लगा के कल्याणपुर वाला रूट में थोड़े मजबूत है, बाकी आप दूसरे बेल्ट में देखोगे उनको, आप सर्वे करके भी देख लोगे तो माइनस। प्रवीण जी, आपको मैं बताऊं कि खेरवाड़ा की विधानसभा में जब हम घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे और ये बड़ी बात थी कि बीटीपी को लेकर के, तो जो जनरल के या जो आम लोग थे जो शहरी में रहते, उनका भी ये कहना था कि बीटीपी अगर जातिवाद का एजेंडा छोड़ के तीसरे विकल्प के रूप में उभरती है तो बिल्कुल खेरवाड़ा में स्पेस है, वो अपनी जगह बना सकती है। और आपकी बातों से लग रहा है कि 2018 में जो गलती भारतीय ट्राइबल पार्टी ने की, अब आप उसमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ला रहे हैं, आप जातिवाद को छोड़ करके सबको साथ लेकर चलने की बात आप अब कर रहे हैं, लेकिन तब तो आपका एजेंडा बिल्कुल अलग था। तो क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी अपनी लाइन लेन चेंज कर चुकी है? बिल्कुल अभी कर चुकी है, क्योंकि इसलिए ही जो आप कह रहे हो कि 2 एमएलए लग जा रहे हैं, अलग हो रहे हो, वो इसका यही है, पार्टी संवैधानिक रूप से चलना चाहती है। 2018 में भी हम यही था एजेंडा, लेकिन हमारे कुछ लोग थे, आप जिससे मेरे को हर बार वो बता रहे हैं कि भाई आप जातिवाद का ही, तो ऐसे लोगों से हमने साइड किया, तो हमें नुकसान भी हो रहा है, लेकिन नुकसान हुआ बीटीपी को इससे नुकसान भी हो रहा है, पर यहाँ जब इसको जोड़ते हुए चल रहे हैं हमें फ़ायदा भी हो रहा है। खेरवाड़ा की विधानसभा की जनता को प्रवीण परमार एक क्या मैसेज देना चाहेंगे 2023 के चुनाव के मद्देनजर? मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारा जो सामाजिक सौहार्द जो बना हुआ है उसको कायम रखते हुए आगे चलें, और जो भी हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे माता पिता ने हमको पढ़ लिख के आगे बढ़ाया है, और हम ये जनता जो है दोनों पार्टियों से थक चुकी है। और मैं लोगों से भी ये अपील करना चाह रहा हूँ, भाई आपने 35 साल तक तो दयाराम जी को देखा और 10 साल 2 बार रहे हमारे नानालाल जी, दोनों को देख लिया है, और सरकार को तो आप 75 साल से देखते ही आ रहे हो, कांग्रेस बीजेपी का राज को देखते हुए आ रहे हो। एक बार आप बदलाव करके मेरे को एक बार काम का मौका दीजिए, मेरे को 5 साल देख के देखिए आप विकास के नाम पे, और ये जो भी आरोप लग रहे हैं जातिवाद सामाजिक सौहार्द को अगर खेरवाड़ा में बिगड़ने दूँ मैं, तो फिर आप देख लें 5 साल बाद हटा देंगे। अच्छा प्रवीण जी, समाप्त करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। भारतीय ट्राइबल पार्टी जब चुनावी तैयारियां करती है तो अपने सैनिक मान लो एक तरह से, उनको बिठाती है वार्ड में प्रचार करने, दूसरी पार्टियों को घुसने ही नहीं देना है फलों में। तो क्या ये संवैधानिक अधिकार दूसरी पार्टियों का प्रचार करने का बीटीपी छीन करके देश में संविधान का राज, कानून का राज स्थापित करेगी? नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, किसी को भगाना करना ये गलत करती है बीटीपी। जब चुनाव बिल्कुल करीब होते हैं तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो लगते हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार मार के भगाते हैं, वहाँ से प्रचार ही नहीं करने देते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी ने आपको गलत बताया, ऐसा कहीं हुआ भी नहीं है। मेरी विधानसभा में आप देखोगे तो प्रचार करने देंगे बीजेपी कांग्रेस को? भाई वो जनता पे है, कार्यकर्ता तो प्रचार करने देंगे, कार्यकर्ता विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जनता वहाँ की, भाई अभी बीजेपी, आप जनता को आगे कर देते हैं, पीछे खड़े रहते? नहीं। अगर मेरा पट्टा डाल के अगर मेरा कार्यकर्ता जाके अगर वहाँ पे गलती करता है तो उसको हम अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से पकड़ेंगे आप? बिल्कुल आप पकड़िए हमको। तो आज थे हमारे साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2018 के विधानसभा चुनाव से एमएलए के प्रत्याशी रहे प्रवीण परमार, और 2023 की तैयारियां वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये सीट रही है परंपरागत, वहां पर कांग्रेस डॉक्टर दयाराम परमार के चेहरे के सहारे मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस बार बीटीपी के युवा नेता प्रवीण परमार भी हार मानने को तैयार नहीं है। खेरवाड़ा के कई सारे जनताओं के बीच में ये भी सुगबुगाहट है कि अगर बीटीपी अपनी लाइन चेंज करती है और तीसरे विकल्प के रूप में अगर उभरती है तो जनता दोनों ही पार्टियों से त्रस्त है, इन्हें मौका मिल सकता है, जगह बन सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं। प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को कहिए, अगर ये वीडियो उन्हें पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर भी करते जाए, ताकि हमारे आने वाले चुनाव में भाई ये न्यूज़ चैनल यहाँ पे लगातार चलेगा, तो आपको हर अपडेट आप तक मिलती रहेगी, और बेल आइकन दबा के इसको
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये थे हमारे साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता प्रवीण परमार। 2023 की चुनाव की लगातार कवरेज आपको मिलती रहेगी। प्रवीण परमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ठीक है, आभार, जोहार हुआ।